हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है केपीएच एकेडमी में और एक बार फिर से मैं पुष्पेंद्र यादव। और आज का जो टॉपिक है, आयोगों की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ हाल ही में अमेंड होकर के एक नए स्वरूप में हमको ओबीसी आयोग भी दिखाई देता है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग लोकपाल की बात भी करेंगे कि लोकपाल भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आज की तारीख में। इन सभी पर चर्चा होगी। लगातार जुड़े रहिएगा, जो नहीं जुड़े तुरंत जुड़ जाएं और सबसे पहले लाइक और शेयर तुरंत मार दें। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। अब ये पूरी बात सही भी है या नहीं है कि वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है या अनुसूचित जनजाति आयोग है या मिलाकर के नाम है, क्या है, बिल्कुल कष्ट में मत पड़ो। जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा आपको ये बात एकदम जहन में उतरती चली आएगी। बस क्रोनोलॉजी समझना। क्रोनोलॉजी वैसे देश बहुत तेजी से समझ रहा है और उम्मीद है आप लोग भी क्रोनोलॉजी समझेंगे। क्रोनोलॉजी को गौर से सुनना, मैं बताने जा रहा हूँ। 1978 से पहले हमारे देश के संविधान में एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। गौर से समझिएगा, 1978 से पहले हमारे देश के संविधान में एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। इस अधिकारी को आयुक्त कहते थे, यानी कि एक किस्म का ये कमिश्नर हुआ करता था और इसका नाम था अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त। मैंने क्या कहा, फिर सुन लो। मैंने कहा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त। ये सिर्फ एक किस्म के अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता था, आर्टिकल 338। और इसके अलावा ये जो अधिकारी जो था, इसका काम था कि एससी और एसटी को लेकर के जो भी विवाद आ रहे हैं उनका निपटारा करे और सरकार को समय समय पर राय और मशवरा दे। छोटा सा काम था इस बंदे की, कोई पूछ नहीं थी उस समय। 1978 में सरकार को लगा कि नहीं, इनका भी थोड़ा सा इनकी भी पूछ होनी चाहिए। तो जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में इस अधिकारी को हटा दिया। अब क्या किया कि इस अधिकारी के नाम के पीछे जो आयुक्त है उस शब्द को हटा दिया। आयुक्त की जगह लिख दिया आयोग, यानी कि क्या बना दिया गया, एक आयोग बना दिया गया। अब 1978 में देश के अंदर एक आयोग बन चुका है। इस आयोग का नाम है अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। लेकिन इस आयोग के अंदर अभी भी सिर्फ वही एक आदमी काम कर रहा है जो पहले भी कर रहा था, यानी कि कोई खास परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलने वाला है। इसके बाद 1987 में एक और बदलाव होता है। सरकारों को नामों से बड़ा प्रेम होता है, आप सब जानते ही, तुरंत नाम बदल देती है। थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है ना। नाम बदलना भी एक तरीके का विकास ही है। मुझे तो लगता है कि आप भी अपना नाम बदला करो समय समय पर, है ना, उद्दंड मारदंड लगाते रहो। खैर, अब हुआ क्या, 1978 के बाद 1987 में जैसे ही आप आए तो 1987 में अब इसका नाम बदल के हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय और लग गया, नेशनल बात, देश की बात हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। 1987 में सरकार ने एक बहुत बड़ा किला गाड़ दिया, शब्द के नाम के आगे राष्ट्रीय लगा दिया। पिछली सरकार ने तो नाम के पीछे आयुक्त हटा के आयोग ही लगाया था, इसने तो नाम के आगे राष्ट्रीय लगा दिया। 1987 में यहां तक डेवलपमेंट हो पाया। असली काम तो 1990 में हुआ। और क्यों हुआ ये मैं बता दूं। 1990 से पहले तक जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग है, ये एक सदस्यीय आयोग था, सिर्फ एक ही आदमी था, सब काम वही देख रहा था, बेचारा ओवरलोड था। अब पहली बार क्या किया सरकार ने, 1990 के अंदर आकर के इसको बहुसदस्यीय आयोग में परिवर्तित किया। बहुसदस्यीय आयोग में 1990 में परिवर्तित किया, 1990 में किया। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, एक अध्यक्ष होने लगा और इसके कुछ सदस्यगण होने लगे जो कि राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। ये जो 65वां संविधान संशोधन हुआ ना 1990 में, इससे क्या हुआ, इससे एक सदस्यीय आयोग बहुसदस्यीय तो हो गया, लेकिन इसने दरअसल उसी पुराने वाले आयोग को ही प्रतिस्थापित किया है।
मतलब आयोग वही है, बस उसमें लोगों की संख्या बढ़ा दी गई, उसका दायरा बढ़ा दिया गया, इतना काम किया गया। 65वें संविधान संशोधन 1990 के बाद काफी दिनों तक मामला धीरे धीरे चल रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा। 2003 जैसे ही आता है 89वां संविधान संशोधन होता है, 89th। अब सरकार में फिर से फुलझड़ी छूट रही है सरकार की, कह रही कि कुछ और नाम में नया करो, अभी नाम में मजा नहीं आ रहा है। अब जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग है, तो 2003 में तो कमाल ही हो गया, बीच से हथौड़ा मारा, काट के अलग कर दिया। एक तरफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक तरफ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और 2003 का मसला इतना इंपॉर्टेंट है कि जो दो आयोग एक साथ थे वो दोनों अलग अलग हो गए। अब जब आयोग दो हिस्सों में बट चुका है, तो एक हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। बांट करके क्या मिल गया बे तेरे को, है? दोनों के काम एक जैसे, दोनों का कार्यभार एक तरीके का, सब कुछ एक जैसा है, बिल्कुल ही फर्क नहीं है, सिर्फ अनुच्छेद बदल गए, तुम्हारी समस्या बढ़ गई और कुछ नहीं। जो बात पहले अनुच्छेद 338 में चल रही थी, क्रोनोलॉजी जरा समझना बच्चे, वो 338 वाली बात अब चूंकि दो हिस्सों में बट गई, तो 338 को भी दो हिस्सों में काटोगे, कैसे काटोगे? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को रख दिया गया अनुच्छेद 338 में, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रख दिया गया अनुच्छेद 338 का या 338 ए, यानी कि 338 का एक और छोटा भैया आ गया 338 ए। ठीक, इस तरीके से अब दो पार्ट हो गए। और मजे की बात सुनो, और मजे की बात दोस्तों ये है कि अभी हाल ही में एक और आयोग आया है, इसका नाम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब सरकार कह रही थी इसको भी कहीं फिट कर लें, कहीं तो सांस मिले, तो क्या किया, जो 338 और 338 का था, इसके तुरंत बाद एक और लिख दिया गया 338 खा। तो अब 338 खा में क्या लिखा हुआ है? 338 खा में लिखा गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि इसको भी अब संवैधानिक दर्जा मिल गया है आज की डेट में। यानी कि 3 आयोग, अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 का, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 खा। इस तरीके से 3 आयोग का एस्टेब्लिशमेंट सरकार ने कर दिया। ठीक, ये जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, अब सरकार ने इनके अंदर क्या क्या प्रावधान किए हैं जरा उनको समझ लेते हैं। इन तीनों ही आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अदर सदस्य हों। ठीक है ना, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। इसके जो मेंबर्स हैं, इनकी जो कार्य प्रणाली होगी या जो सेवा शर्तें होंगी या जो कार्यकाल होगा, इन सब का निर्धारण राष्ट्रपति करे। राष्ट्रपति इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का निर्धारण कर रहा होगा। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन आयोगों का काम क्या है। मैं एक आयोग का काम बताऊंगा, आप पैरेलली बाकी आयोगों का भी काम समझ सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सबसे पहला काम यह है कि जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं, अगर इन जातियों को लेकर के संविधान में कोई अधिनियम पहले से बनाया गया है, कई मसलों में लेकर के इन लोगों के लिए कानून बनाए गए हैं, जैसे छुआछूत को लेकर के या कुछ अदर कानून हैं, तो ये कानून सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन कानूनों की सही समय पर समीक्षा जो है वो दरअसल कौन करेगा? इन कानूनों की सही समय पर समीक्षा करता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक यही पैरेलली काम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का एक बड़ा काम ये है कि वो दरअसल उन जातियों की भी बात करता है कि किस जाति को शामिल करना है, किस जाति को बाहर करना है, कौन कौन सी जातियां एलिजिबल हैं, कौन सी एलिजिबल नहीं हैं। ये सारी की सारी तहकीकात जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की है। ये एक डिफरेंट मैटर है। दूसरी बात, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है या जाति आयोग जो है, वो ये करता है कि अगर एससी या एसटी में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार होता है, समाज में जो चीज़ दिख रही है, तो ऐसे में वो सिविल कोर्ट की भांति भी व्यवहार कर सकता है। ये आयोग अपने आप में सिविल कोर्ट की भांति भी काम कर सकता है और ऐसे में वो सुनवाई कर सकता है
और बाकायदा उस पर कुछ निष्कर्ष निकाल सकता है। साथ ही साथ क्या कुछ नया होना चाहिए एससी एसटी के लिए देश के अंदर, उनकी स्थिति में सुधार के लिए नए कदम क्या हो सकते हैं, उसके लिए वो सरकार को समय समय पर सुझाव भी देगा। ये जो सुझाव वो केंद्र सरकार को देगा वो राष्ट्रपति के माध्यम से देगा। कैसे? वो एक रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपेगा, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पे रखेगा और संसद के पटल पर रखने के बाद उस पर विस्तृत चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो उसके बाद संसद उस रिपोर्ट की कुछ बातों को स्वीकार करेगी, कुछ बातों को अस्वीकार भी कर देगी। और ये ज़रूरी है संसद को बताना कि अगर किसी सुझाव को उसने अस्वीकार किया है तो अस्वीकार होने का कारण क्या है, कारण भी बताना पड़ेगा। सामान्यतः इनके जो मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल 3 साल का होता है। समय समय पर जो राष्ट्रपति है वो इनमें संशोधन भी करता रहता है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, एक ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ। समय समय पर आप जान रहे हैं कि इनमें संशोधन हो रहा है। एक क्रोनोलॉजी भी मैंने बताई। 2011 में एक रिपोर्ट गई थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से। तब ये संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था इस आयोग को। आयोग तो 1993 में ही बन गया था, मंडल आयोग जिसको कहते हैं, या दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। 1993 के बाद जब ये आयोग गठित हुआ तो 2011 के आयोग ने एक सिफारिश की। आयोग ने सिफारिश करके ये कहा कि ओबीसी के अंदर जो जातियां हैं वो अब बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जब दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग आया था उस समय इसमें करीब 3,500 जातियां थी। आज की तारीख में इसमें 5,000 करीब जातियां हैं, 5,000 से ज़्यादा। यानी कि अब क्या है कि इन 5,000 जातियों के अंदर भी एक उपवर्गीकरण होना चाहिए। ये 2011 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने राष्ट्रपति से कहा था कि आप एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी के ज़रिए हमें इसका उपवर्गीकरण करने की इजाज़त दीजिए। उस समय तक किसी ने सुनी नहीं। 2017 में हमारे राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी ने एक कमेटी गठित करी। ये जो कमेटी थी ये 5 सदस्यों की एक कमेटी थी और इस समिति में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जी रोहिणी। तो जी रोहिणी के नेतृत्व में जब कमेटी 2017 में गठित हुई तो 2019 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट ने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों को सामने रखा। इस रिपोर्ट ने पहली ज़रूरी बात यह बताई कि ओबीसी में जितनी भी जातियां हैं उनमें से सिर्फ 25% जातियां अकेले ही ओबीसी का 97% रिजर्वेशन खा जाती हैं। यानी कि ओबीसी को जितना भी आरक्षण मिल रहा है उस पूरे 100% आरक्षण का 97% अकेले 25% जातियों को ही मिलता है। बाकी 3% में बाकी सारी की सारी। एक बहुत बड़ी बात कही। दूसरी बड़ी बात इस आयोग ने यह कहा कि जो 37% ओबीसी की जातियां हैं उनको तो कुछ भी नहीं मिलता, शून्य सन्नाटा है। उधर उनके लिए कोई रिजर्वेशन, उनको उसका लाभ मिल ही नहीं पा रहा है। ये 2 बातें अपने आप में बहुत बड़ी बातें थी, लेकिन मैंने भी इस पर अपने तरीके से एक छोटा सा निचोड़ निकालने की कोशिश करी। असल में ओबीसी को लेकर के यहाँ जातियों की संख्या गिनी गई जो कि 5,000 है। 5,000 में से 25% 97% का लाभ ले रहे हैं। और इन जातियों में कौन कौन सी जातियाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इन जातियों में कुर्मी को रखा गया है, यादवों को रखा गया है, सैनी को रखा गया है, जाटों को रखा गया है, गुर्जरों को रखा गया है और कुछ 3-4 जातियाँ साउथ इंडिया की भी हैं। इसके अलावा भी कुछ जातियाँ हैं, ये लेकिन मुख्य जातियाँ हैं जो कि ज़्यादा लाभ ले रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जातियों की संख्या की बात करी गई है, जातियों के अंदर लोगों की जनसंख्या की बात नहीं की गई है। संभव ये भी तो है कि किसी जाति विशेष की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो और जो अन्य जातियाँ जिनको आपको दिख रहा है कि कम परसेंटेज में लाभ मिल रहा है, संभव ये भी है कि उनकी जनसंख्या कम हो। तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में इसका भी जिक्र होना चाहिए था कि कितनी पॉपुलेशन के परसेंटेज पर कितना रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट ने एक और बात साफ तौर पर कह दी कि ओबीसी की जातियों की संख्या भले ही 3,500 से 5,000 हो गई हो, हम रिजर्वेशन नहीं बढ़ाएंगे। रिजर्वेशन 27% ही रहेगा। लेकिन समय पर इनका जब उपवर्गीकरण होगा तो इस 27% को वर्गीकृत करके
हम लोग अलग-अलग जातियों में भी बाँटने वाले हैं और इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को गठित किया है सरकार ने। इस बात को आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसीलिए अब इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है और अनुच्छेद 338 बी के तहत आज की तारीख में ये एक संवैधानिक आयोग है। तो यहाँ तक की चर्चा साथियों बिल्कुल आराम से हो गई है। अब हम लोग आते हैं विधिक आयोग या सांविधिक आयोग या फिर गैर संवैधानिक आयोग। ध्यान रखना, गैर संवैधानिक आयोग और असंवैधानिक आयोग में फ़र्क है। आप किसी भी आयोग को कभी भी असंवैधानिक मत बोलना। असंवैधानिक का मतलब हो गया है कि वो हमारी संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है। गैर संवैधानिक का अर्थ वो नहीं है। गैर संविधान का मतलब है कि वो संविधान का पार्ट नहीं है, उसको अलग से रखा गया है। जितने भी सांविधिक या गैर संवैधानिक आयोग होते हैं, इन आयोगों का गठन संसद किसी अधिनियम, किसी संकल्प या प्रस्ताव के माध्यम से करती है। साथ ही साथ ये राज्य विधानमंडल भी किसी संकल्प, प्रस्ताव या अधिनियम के माध्यम से ऐसे आयोगों को बिठा सकती है। ये ढेर सारे हैं, इनकी भी संख्या कम नहीं है। नीति आयोग है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके अलावा आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय महिला आयोग है। इस तरीके के ढेर सारे आयोग जो है इसमें शामिल हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल बात करने जा रहा हूँ लोकपाल की। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों है लोकपाल। आइए पढ़ते हैं। साथियों, लोकपाल आज की तारीख में देश का सबसे चर्चित मुद्दा है, सबसे चर्चित मुद्दा है और ये तभी से है जब से अन्ना आंदोलन देश में चला है। तो आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये लोकपाल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले लोकपाल शब्द का मतलब समझ लो। लोकपाल में लोक और पाल नाम के दो शब्द आपको दिखते हैं। आपने घर के बाहर कई बार द्वारपाल लगे हुए देखे होंगे। द्वारपाल मतलब द्वार का पाल, यानी कि द्वार का रक्षक, द्वारे का रक्षक। यानी कि पाल शब्द का मतलब क्या होता है? रक्षक। लेकिन जब बात लोकपाल की आती है तो लोक का मतलब क्या होता है? जनता से, लोगों से। यानी कि क्या है ये लोगों का रक्षक होगा। लोकपाल क्या होगा? लोगों का रक्षक होगा। तो इसकी अवधारणा कहाँ से आई? इसकी अवधारणा आती है साथियों स्वीडन से। यूरोप महाद्वीप का एक देश है स्वीडन। स्वीडन के अंदर 1713 में एक संस्था का गठन किया गया। इस संस्था का नाम था ओम्बड्समैन। वहाँ स्वीडन के अंदर क्या हुआ कि अपने ही मंत्री, प्रधानमंत्री, इन सभी लोगों को जांच के दायरे में लाना था कि कहीं ये लोग भ्रष्टाचार तो नहीं करते हैं। तो इन सभी को जांच के दायरे में लाया जा सके, इसके लिए एक अलग से एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई। वहाँ पर इस व्यक्ति को ओम्बड्समैन बोला गया। ओम्बड्समैन का ही हिंदी अर्थ लोकपाल होता है। तो ये स्वीडिश नाम है, स्वीडन का दिया हुआ है, 1713 की बात है। उसके बाद 19वीं सदी में स्वीडन ने इसको संवैधानिक दर्जा भी दे दिया और अब क्या किया है कि ओम्बड्समैन को एक संवैधानिक अधिकारी घोषित कर दिया। ये सारी बातें चल रही थी। भारत के अंदर सबसे पहली बार 1954 में जब देश के वित्त मंत्री के ऊपर एलआईसी में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे तो भारत में भी ऐसे सवाल उठने लगे थे कि क्या भारत के नेता, मंत्री, ये लोग अगर भ्रष्टाचार करें क्या इनकी जांच करने वाला कोई नहीं होगा? इनकी भी जांच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की भी जांच करने के लिए कोई तो संस्था हो। सीबीआई या सीबीसी जो है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के अधीन होते हैं। तो हमेशा से ये बात कहते रहे कि ये लोग तो पिंजरे में बंद तोते के समान है। सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ही यही है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि सीबीआई तो दरअसल पिंजरे में बंद तोते के समान है। साथियों, आप लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही प्रतिष्ठित वकील हैं प्रशांत भूषण, उनका नाम सुना होगा। प्रशांत भूषण के पिताजी हुआ करते थे शांति भूषण। 1968 के दौर में सबसे पहली बार भारत में शांति भूषण ने कहा कि भारत में भी ओम्बड्समैन होना चाहिए, यानी कि सरकार या फिर नेताओं की जांच करने वाला एक अधिकारी होना चाहिए। 1968 में शांति भूषण ने ये क्वेश्चन उठाया। शांति भूषण का मानना था कि इसमें प्रधानमंत्री समेत सभी संघीय मंत्रियों को शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि ये सभी लोग इस ओम्बड्समैन के दायरे में आने चाहिए। ये चीज़ प्रक्रिया दिन ब दिन चलती चली गई। 2013 में आकर के देश के अंदर लोकपाल विधेयक पारित हुआ 2013 में। और आप
सुनकर के स्तब्ध रह जाएंगे कि 2013 से पहले लोकपाल को लेकर के भारत में 14 बार विधेयक आया, लेकिन कभी भी पारित नहीं हुआ। ये शक्ति है जन आंदोलन की। 2012 में अन्ना आंदोलन का जो एक इम्पैक्ट था, वो पूरे भारत में बहुत ज़ोरों शोरों से था। उसने पूरी की पूरी कांग्रेस की सरकार जड़ से हिला के रख दी थी। उसमें से केजरीवाल, प्रशांत भूषण जो कि शांति भूषण के बेटे हैं, अन्ना हज़ारे स्वयं, इतने बड़े बड़े लीडर्स, इवन आप में से भी कई लोग उस समय दिल्ली गए होंगे, उस आंदोलन में भाग लिए होंगे। मैंने भी अपने कॉलेज में जब मैं था तो मैंने भी इस आंदोलन के पक्ष में जाकर के एक प्रोटेस्ट कानपुर के अंदर हमारे विद्यालय की ओर से ऑर्गेनाइज़ किया गया था, उसमें किया था हम लोगों ने। तो हमारे देश के अंदर अन्ना आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है, अपने आप बहुत बड़ी भूमिका। इस आयोग का इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा। 2013 में एक कानून आया, लेकिन कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जिसको लेकर के क्वेश्चन मार्क लगा ही रहा। लेकिन खैर, बहुत सारी जो मांगें थी, जो अन्ना आंदोलन के द्वारा निकली थी, उन मांगों को फाइनली सरकारों ने माना और देश के अंदर लोकपाल विधेयक पारित हो चुका था। अब साथियों, बात करते हैं लोकपाल की संरचना, इसकी नियुक्ति और इसकी अन्य कार्यविधि। साथियों, लोकपाल की जब संरचना की बात करते हैं तो उसकी संरचना में टोटल 8 मेंबर होंगे, एक अध्यक्ष होगा, या फिर ये कह लें कि एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, अधिकतम 8 सदस्य होंगे। अब ये जो 8 सदस्य हैं, इनमें से 4 न्यायिक क्षेत्र के होने चाहिए और 4 गैर न्यायिक क्षेत्र के होने चाहिए। जो 4 न्यायिक क्षेत्र के हैं, उनमें से 2 आरक्षित, यानी कि ओबीसी के हो सकते हैं, एससी एसटी के हो सकते हैं, महिला वर्ग से हो सकते हैं, या फिर वो माइनॉरिटी से हो सकते हैं, इस तरीके से होने चाहिए। इसका जो अध्यक्ष होगा वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जस्टिस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जस्टिस होना चाहिए। वो चीफ जस्टिस भी हो सकता है, कोई अदर जस्टिस भी हो सकता है। और जो न्यायिक क्षेत्र के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो किसी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में जज वगैरह रह चुके हैं। इस तरीके के लोग जो है इसमें मेंबर के रूप में रह सकते हैं। इन सभी सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति कभी भी अपनी मनमर्जी से तो कुछ करता नहीं। तो राष्ट्रपति जब इनकी नियुक्ति करेगा तो एक कमेटी की सिफारिश पर करेगा। तो इसके लिए एक समिति बनाई जाती है और उस समिति में 5 लोग होंगे। 5 लोगों में कौन कौन? एक स्वयं प्रधानमंत्री होगा, दूसरा विपक्ष का नेता होगा, तीसरा लोकसभा का स्पीकर होगा, चौथा जो इसमें आदमी होगा वो स्वयं मुख्य न्यायाधीश होंगे, और 5वां कोई विधि का ज्ञाता। तो कुल मिलाकर के ये 5 लोगों की समिति किसी व्यक्ति के नाम पर विचार करेगी और उस व्यक्ति के नाम का सुझाव राष्ट्रपति को सौंपेगी और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को देश के लोकपाल के रूप में पद पे बिठा दे। साथियों, सबसे ज़रूरी बात है लोकपाल का क्षेत्राधिकार जानना, कि वो जांच किस किस की कर सकता है। ये प्रधानमंत्री की जांच भी कर सकता है, सबसे ज़रूरी बात। लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश को मॉनिटर कर रहा है, संघ का बहुत बड़ा प्रमुख है, और यदि प्रधानमंत्री को लेकर के कोई वाद विवाद फंस जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है, तो ऐसे में क्या पल पल पे प्रधानमंत्री की जांच होते रहना ये सही होगा क्या? नहीं होगा। तो कुछ मामलों में प्रधानमंत्री को छूट दी गई है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, रक्षा के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, परमाणु ऊर्जा के संबंध में, अंतरिक्ष और लोक व्यवस्था के संबंध में, तथा विदेशी मामलों को छोड़ दिया गया। मतलब इन मामले में लोकपाल प्रधानमंत्री की जांच नहीं करेगा। तो ऐसे क्या राफेल जैसी डील करेगा प्रधानमंत्री तो अपने आप को बचा भी लेगा, है ना? इस मामले में भी एक प्रावधान किया गया है कि ये जितने भी मसले मैंने अभी बताए हैं, इन मामले में प्रधानमंत्री की जांच तभी की जा सकती है जब इसके 8 सदस्य और एक अध्यक्ष, यानी कि टोटल 9 मेंबर में से 2/3 मेंबर, 9 में से 2/3 मेंबर यदि इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि नहीं, इस मसले पर प्रधानमंत्री की जांच करनी चाहिए, तो जांच हो सकती है। लेकिन 2/3 सदस्यों को इस पर राजी होना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं लोकपाल जो है वो अंशतः प्रधानमंत्री की भी जांच कर सकता है। दूसरी बात, ये संघीय मंत्रियों और सांसदों की जांच कर सकता है। तीसरी बात,
ये सभी ग्रुप ए, बी, सी, डी के कर्मचारी जो कि संघ के अधीन आते हैं, उनकी जाँच कर सकता है। ठीक। चौथी सबसे ज़रूरी चीज़, जो भी रिश्वत दे रहा है या ले रहा है, उनकी भी जाँच लोकपाल कर सकता है। अब आखिरी में मैं बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात कर दूँ, पद 2 किस्म के हैं, एक लोकपाल का है और एक लोकायुक्त का है। लोकपाल जो होगा वो संघ में नियुक्त होगा, यानी कि केंद्र में, और लोकायुक्त जो होंगे वो अलग-अलग राज्यों में होंगे, और लोकायुक्तों की नियुक्ति की जो शक्ति है वो राज्यपालों को दी गई है। ठीक, ये एक बेसिक फ़र्क है। तो यानी कि अगर स्टेट के अंदर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसको लोकायुक्त देखेगा, स्टेट का कोई कर्मचारी है तो उसको लोकायुक्त देखेगा। ठीक। दूसरी बात, हम लोगों को पावर दी गई है कि हम लोग किसी भी किस्म की शिकायत जो है वो लोकपाल तक कर सकते हैं। लोकपाल के कार्य करने का तरीका ज़रा समझ लो। लोकपाल काम ऐसे करता है कि सबसे पहले कोई भी आम व्यक्ति किसी भी नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी शिकायत कर सकता है। जब शिकायत पहुंच जाएगी तो प्रथम दृष्टया ये जांच की जाती है कि वो शिकायत सही है या नहीं है। 30 दिन के अंदर एक प्रथम दृष्टया जांच की जाती है। अगर लगता है कि नहीं ये एक्सेप्टेबल है तो उसको आगे बढ़ाया जाता है, और ये जो शिकायत है वो एक जांच विंग को सौंप दी जाती है। अब इस जांच विंग में कौन शामिल है? फ़िलहाल सीवीसी है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग है, या फिर सीबीआई है। यही लोग जांच करते हैं, यानी कि लोकपाल की खुद की अपनी विंग ही नहीं है। और यहीं पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि लोकपाल सही से काम कैसे करेगा। सीबीआई तो पहले भी थी, आज भी जांच में सीबीआई और सीवीसी का ही इस्तेमाल कर रहा है लोकपाल। तो लोकपाल की खुद की एक जांच विंग होनी चाहिए, इसका मुद्दा आज भी उठाया जा रहा है और होनी भी चाहिए। उसके बाद 60 दिनों के अंदर सीवीसी और सीबीआई जो है वो अपनी जांच रिपोर्ट लोकपाल को सौंपेंगे। लोकपाल के पास जब वो रिपोर्ट आएगी तो लोकपाल अब एक और कमेटी गठित करेगा 3 लोगों की। उसके बाद उस पर विस्तृत रूप से जांच होगी और उसके बाद उसमें जो भी फैसला होगा वो सुनाया जाएगा। ये एक प्रक्रिया है लोकपाल की कार्यशैली। तो इस तरीके से देश में लोकपाल के पद का सृजन कर दिया गया है। तो साथियों, अगर यहाँ तक की चीज़ें आप सभी को अच्छी लगी हों तो लगातार देखते रहिएगा केपीएच एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।